गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एग्जाम दो चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स का सेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमसे एग्जाम में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं छूटे तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ पर वही पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में आता है। तो आइए करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि भारत वियतनाम समझौते के तहत किस प्रकार की भुगतान प्रणाली विकसित की जाएगी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए जो है NEFT आधारित प्रणाली, ऑप्शन बी जो है RTGS आधारित प्रणाली और QR कोड आधारित सीमा पर भुगतान प्रणाली जो है ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी जो है चेक आधारित भुगतान प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि हमारा सी हो जाएगा। अब ये देखा जाए कि ये भुगतान प्रणाली क्या है भाई, तो भारत और वियतनाम के बीच जो है एक समझौता किया गया और वो समझौता किसके किसके द्वारा किया गया, तो भारत के तरफ से जो RBI बैंक और वियतनाम के तरफ से जो है वियतनाम के तरफ से SBV बैंक जो है उसके द्वारा, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों बैंकों के बीच समझौता किया गया। यानी कि अब हम लोग जो है वियतनाम अगर जो घूमने फिरने वगैरह के लिए जो जाते हैं तो उसके पहले क्या किया जाता था कि वहां की करेंसी चेंज किया जाता है, यानी कि हम अपना मुद्रा देते थे और वहां का नोट लेते थे और लेने के बाद ये वहां पर घूमते थे फिरते थे, होता था कि नहीं। लेकिन अब जो है RBI के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा ये एक निर्णय लिया गया है कि अब कोई भी व्यवसाय हो या टूरिस्ट घूमने फिरने के लिए जाते हैं, चाहे उद्योगपति जाते हैं व्यापार करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अब आसानी से वहां पर भुगतान करेंगे। कोई भी सामान खरीदेंगे अब हम लोग क्या करेंगे, QR कोड के माध्यम से भुगतान कर लेंगे। तो यह जो है एक बड़ी समझौता हुआ किस किस बैंक के बीच, तो RBI और SBV बैंक के द्वारा यह समझौता हुआ है। क्या आपको मालूम है कि भारत से बाहर जो है UPI की बात करेंगे, यानी कि ऑनलाइन जो पेमेंट किया जा रहा है वो कितने देशों में चलता है, यानी कि UPI, यानी कि भारत की बात करेंगे UPI जो है यह 2016 में इसकी शुरुआत होती है और उस वक्त देखा जाए तो RBI के जो गवर्नर थे वो कौन थे भाई, तो रघुराम राजन जो थे RBI के गवर्नर थे, इन्हीं के द्वारा जो है UPI लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब देखिएगा ये UPI देखा जाए कि भारत से बाहर कितने देशों में चलता है, तो 9 देश में चलता है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए कितने देश में चलता है। अभी हाल ही में एक 9वां देश जो है 2026 में जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सा भाई, तो करंट के लिहाज से देखा जा सकता है। ठीक है, तो वो जो है वो कौन जुड़ा हुआ है, तो कंबोडिया जुड़ा है। कंबोडिया जो है वह देश जो है जुड़ा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है 2026 में। ठीक है, तो RBI, अब जैसे कि RBI आ गया तो RBI से भी आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। RBI क्या करता है भाई कि करेंसी नोट जो है वो RBI के द्वारा जारी किया जाता है, मौद्रिक नीति जो है RBI के ही द्वारा जारी किया जाता है। RBI की स्थापना अगर जो पूछ देता है तो कब होता है, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है और इसके हेडक्वार्टर स्टार्टिंग में कहा था आपको तो मालूम है कि कोलकाता में इसके 1935 से लेकर और 1937 तक कोलकाता तक था और उसके बाद जो है इसको ट्रांसफर करके इसका हेडक्वार्टर कहाँ चला जाता है, तो सबको मालूम है कि कहाँ गया है भाई, तो ये मुंबई में चला गया था। ठीक है, अब जो है किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत ये जो है RBI की स्थापना हुई थी, तो ये भी आपको मालूम होगा। यंग हिल्टन कमीशन जो है उसके सिफारिश पर क्या हुआ था, RBI की गठन किया गया था, ये भी याद रखना है। और देखा जाए RBI वर्मा के लिए और पाकिस्तान के लिए भी काम किया है, तो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप लोग क्या होंगे बता सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है हमारा दूसरा नंबर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ये आपको याद रखना। एक बात और याद रखिएगा, UPI की बात करेंगे, अगर जब भी आपसे पूछ देगा कि UPI की तो शुरुआत जो है वो कब होती है, तो 2016 में शुरुआत होता है, लेकिन आपसे पूछ देता है कि UPI अपनाने वाला वो पहला देश कौन था, तो आप याद रखिएगा वो पहला देश जो है भूटान था। ठीक है भाई, तो भूटान ने क्या किया था 2021 में, कब भाई, तो 2021 में जो है UPI को अपनाया था और साथ ही साथ वो कौन सा एक ऐप अपनाया था, तो भीम ऐप को भी अपनाया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है मेरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको आप देखिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित स्मारक पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, राजनाथ सिंह और एस जयशंकर जो है आपके सामने जो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि हमारा सी हो जाएगा।
ठीक है, राजनाथ सिंह के द्वारा ये किया गया। तो अब हम आते हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर जो पुस्तक है, इसके बारे में जो है ऑपरेशन सिंदूर स्मारक नामक जो पुस्तक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या। तो याद रखिएगा इस पुस्तक में जो कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था कब हुआ था, तो ये 2025 में हुआ था, ये आपको याद रखना। अब क्यों हुआ था भाई, तो पाकिस्तान जो है वो पहलगाम पर क्या किया था, हमला कर दिया था। उसके जवाबी कार्रवाई में हमारा भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, कब, तो 2025 में चलाया गया था। अब देखिएगा ये जब 2025 में चलाया गया था, तो इस पुस्तक में उन अधिकारियों को अनुभव को शामिल किया गया और उनके अनुभव के बारे में बताया गया। तो किन किन अधिकारियों को याद रखिए, तो भारतीय सेना के, ये भी आपको याद रखना है कि भारतीय सेना जो है उनके जो अधिकारी हैं, जैसे कि आपको बता देते थल सेना हो गए, वायु सेना, ठीक है, और जल सेना। इन तीनों सेना के जो अधिकारी हैं, इन तीनों सेनाओं के अधिकारियों का अनुभव शामिल है। कहने का मतलब जो युद्ध हुआ, चाहे ऑपरेशन जो हुआ था, तो उसमें ये लोग अपना अपना अनुभव दिए थे कि ऐसे पाकिस्तान को हम लोग पराजित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहा गया था इनके द्वारा। साथ ही साथ जो हमारे शहीद जो हुए थे, ठीक है, जो सैनिक शहीद हुए थे, उनके वीरता की कहानी भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जो है अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको लीड किसने किया था, तो लीड की बात जब भी आपसे पूछे तो याद रखिएगा वो कौन थी भाई, तो भारत की शेरनी थी। वो शेरनी कौन थी, तो सोफिया कुरैशी थी। ये भी आपको याद रखना, सोफिया कुरैशी। सोफिया कुरैशी जो है उन्होंने ही क्या किया था, ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया था। और एक और नाम था व्योमिका सिंह, याद रखिएगा। ये दोनों जो महिला जो हैं, इन्होंने ही क्या किया था, ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया था। ठीक है भाई, अगर आपसे पूछ देता है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं के प्रमुख होती है। ठीक है, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होगा भाई, तो राष्ट्रपति होता है। तो अभी आपसे कोई पूछ देगा कि तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, उनका नाम द्रौपदी मुर्मू जो है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि हमारा अगला क्वेश्चन, अब इसमें देखिए ऑपरेशन सिंदूर हो गया है। अब ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या है, तो भारत के प्रधानमंत्री हैं। और अगर जो आपसे पूछता है कि गृह मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा अमित शाह। तो लिख देते हैं हम, तो गृह मंत्री कौन है भाई, तो याद रखिएगा अमित शाह है। और एस जयशंकर को बात किया जाए तो ये क्या है भाई, तो याद रखिएगा ये विदेश मंत्री है। कौन है भाई, तो ये विदेश मंत्री है। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा भाई, तो राजनाथ सिंह होगा। और इस पुस्तक का विमोचन जो है उन्हीं के द्वारा किया गया, कब, तो 2026 में किया गया। तो आपको नोट कर लेना। थल सेना के बाद पूछे कि थल सेना के अभी जो है अध्यक्ष कौन है, तो ये भी आपको याद रखना है, उपेंद्र द्विवेदी है। ठीक है, वायु सेना अगर जब पूछे तो वायु माने अमरप्रीत सिंह है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। इसी में आगे बढ़ते हैं, जब बढ़ते हैं चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जब आ गया आपके सामने भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। भारत का पहला रॉक चैक डैम कहां पर स्थापित किया जाएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए देखा जाए तो कह दे श्रीनगर, ऑप्शन बी में लेह लद्दाख, और ऑप्शन सी जो है शिमला, और ऑप्शन डी जो है देहरादून। जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन हो जाएगा लेह लद्दाख। अब ये देखिएगा, ये डैम जो है इसका निर्माण किया गया है भाई, ये तैयार किया गया है। अब इस डैम के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखें कि भाई ये क्या है डैम। तो देखिएगा, ये भारत का पहला रॉक चैक डैम है, यानी कि पत्थर को काट कर ये जो है डैम बनाया गया है। और इस डैम के खासियत है, इसमें पानी स्टोर किया जाएगा, और उस पानी स्टोर करने के बाद क्या होगा, वहां पर सिंचाई किया जाएगा। कहां पर, तो लद्दाख के एक उपसी नामक जगह है, वहीं पर जो है ये डैम बनकर तैयार हुआ है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये रॉक चैक डैम कहां पर है भाई, तो आपको याद रखना है कि लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में ये डैम है। और ये डैम की बात करेंगे तो आपको याद रखिएगा, लागत राशि अगर जो आपसे पूछ देता है कि कितना, तो 10 लाख रुपया लगा है इसमें। कितना भाई, तो 10 लाख रुपया। कितने दिन में बनकर तैयार हुआ है, तो 7 दिन में बाबू ये बनकर तैयार हो गया। ठीक है, जगह अगर जो आपसे पूछता है कौन से जगह है भाई, तो एक जो उपसी नाम का एक जगह है, उसी पर, वहीं पर ये क्या किया गया है कि रॉक चैक डैम का निर्माण किया गया है। और ये पत्थर को काट कर बना हुआ। किसको भाई, तो पत्थर काट कर।
ठीक है भाई, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें जो है पानी कितना स्टोर होगा, तो ये याद रखिएगा 4 करोड़ जो है पानी स्टोर होगा, इसमें स्टोर किया जाएगा। ठीक है, और एक बात और आपको याद रखना है कि कितने एकड़ भूमि को, तो याद रखना है 800 एकड़ जो भूमि होगा, उस भूमि को ये क्या करेगा कि सिंचाई करेगा, इसी के माध्यम के माने इसी पानी से क्या होगा, सिंचाई होगा। ठीक है, चलिए अब इसकी ऊंचाई अगर जो हम बात करते हैं कि ऊंचाई कितना है, तो याद रखना है आपको, तो 11,400 फीट जो है इसकी ऊंचाई है भाई। ठीक है, 11,400 फीट जो है इस रॉक चैक डैम जो है इसका ऊंचाई है। ये भी आपको याद रखना है। कहां पर है, तो लद्दाख में किया गया। अब थोड़ा सा नोट और हम करते हैं कि भाई क्या है भाई, तो ये 7 दिन में बनकर तैयार हो गया, ये भी आपको याद है। ठीक है, अब इसका उद्घाटन जो किसके द्वारा किया गया है, तो याद रखिएगा विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना के द्वारा जो है किया गया है। विनय कुमार सक्सेना के द्वारा। ये क्या है विनय कुमार सक्सेना, तो याद रखिएगा लद्दाख के उपराज्यपाल है। ठीक है, तो ये विनय कुमार सक्सेना ने इनका उद्घाटन किया है, आपको याद रखना है। अब ये डैम जो है, इस डैम में पानी कहां से आएगी, तो इस डैम में देखा जाए तो सिंधु नदी से आएगा। ठीक है, कौन से भाई, तो सिंधु नदी जो है उस नदी से ये पानी आएगा, इसमें आपको याद रखना। और ये सिंधु अभियान से ही इस डैम का भी निर्माण किया गया है, तो आपको याद रखना है। चलिए अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा बात करें, जब सिंधु नदी आएगी, आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो विनय कुमार सक्सेना जी उद्घाटन कर देते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा कि हमारा सी हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा जब सिंधु नदी की बात आ जाती है भाई, तो सिंधु नदी की बात हम करेंगे, सिंधु नदी से जब जल आएगी, लेकिन अब सिंधु नदी का उद्गम स्थान आपसे पूछ देता है कि बताइए वो कहां है, तो याद रखिएगा एक कैलाश पर्वत श्रेणी है। कौन सा भाई, ठीक है, तो कैलाश पर्वत श्रेणी है, उस पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील, मानसरोवर झील जो है उस झील के पास से ये निकलता है नदी, यानी कि चीन में। कहां से भाई, तो चीन में। ठीक है, तो वहां से ये नदी निकलती है, निकलते 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 आती है भाई, और कहां पर आती है, तो जब भारत में यानी कि लेह लद्दाख में जब प्रवेश करती है, लेह लद्दाख यानी कि उत्तर पश्चिम होते हुए आती है, लेह लद्दाख में प्रवेश कर जाती है, और वहीं पर ये पानी जो है यानी कि वहीं से आपको रॉक चैक डैम में पानी आपको देखने को मिलेगा। अब ये नदी उसके बाद क्या होती है बाबू, ये नदी जो है वहां से फिर निकलती है, निकलने के बाद क्या होती है, पाकिस्तान चली जाती है। कहां भाई, तो नल्ला पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान में चला जाता है ये पानी, और उसके बाद ये पानी वहां से निकलते जाकर अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो आपको याद हो गया है कि कहां से निकला, तो कैलाश पर्वत श्रेणी से मानसरोवर झील जो है वहीं से निकलता है, चाइना से। ठीक है, वहां से निकलते उत्तर पश्चिम होते हुए भारत के लद्दाख में आकर प्रवेश कर जाता है। उसके बाद जो है वहां फिर लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान चला जाता है, और पाकिस्तान से जाके पानी ये कहां चला जाता है, तो आप याद रखना है कहां, तो अरब सागर में गिर जाता है। तो ये नोट कर लीजिएगा। अब ये याद रखिएगा एक विवाद हुआ था, सिंधु जल संधि की बात करेंगे। भारत और पाकिस्तान में ये विवाद हुआ था, उसके समझौता पूछ देता है कब हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, आइए उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, जब भी आपसे पूछेगा सिंधु जल संधि की बात करेंगे, सिंधु समझौता जो हुआ था कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1960 में ये समझौता हुआ था। अब ये जो है आपसे ये भी पूछता है मध्यस्थता किसने किया था, तो याद रखिएगा विश्व बैंक जो है, विश्व बैंक जो है इन दोनों को क्या किया था भाई, समझौता कराया था। कौन से भाई, तो विश्व बैंक, विश्व बैंक समझौता किया था। किसके किसके बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच। कौन है भाई, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था ये समझौता, याद रखना। उस वक्त अगर जब देखा जाए भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन था भाई, तो जवाहरलाल नेहरू थे। और इधर से कौन था, तो अयूब खान थे। अयूब खान जो थे ये राष्ट्रपति थे, और विश्व बैंक के द्वारा समझौता की थी। समझौता में क्या हुआ था, कहा गया था, जैसे कि आपको बता देते हैं, जैसे कि आपका सिंधु नदी हो गया। कौन से भाई, तो कहिएगा कि सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी हो गया। उसके बाद जो है आपके बाद चिनाब हो गया, चिनाब और झेलम। ठीक है, तो चिनाब झेलम हो गया। इसमें कहा गया था कि 80%, कितना भाई, तो 80% पानी का जो उपयोग है वो कौन सा करेगा, तो वो पाकिस्तान करेगा।
भाई ठीक है भाई, पाकिस्तान कर लेगा, क्या भारत को भी तो करना चाहिए। तो भारत को कहा गया कि आप साहब जो है ना 20% पानी का उपयोग करिएगा। किसका? तो सिंधु और चिनाब और झेलम नदी जो है उसका 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा और 20% ही पानी का उपयोग भारत करेगा। तो कहा गया कि ठीक है भाई, हम मंजूर है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान भारत के लिए भी तो कहा गया क्या? तो भारत की तरफ से देखा जाए तो रावी नदी हो गई, ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो सतलज हो गया, सतलज और उसके बाद ब्यास नदी, ठीक है। इन 3 नदी में कहा गया कि भारत जो है तीनों नदियों से 80% पानी का उपयोग करेगा। फिर पाकिस्तान को कहा गया कि आप साहब जो हैं 20% ही पानी का उपयोग करिएगा। तो आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि समझौता कब हुआ था, किसके द्वारा समझौता किया गया था, कितने कौन कौन से नदी के कौन कितने प्रतिशत पानी का उपयोग कर रहा है। तो आप क्या करिएगा, धाए धाए मारिएगा। धाए धाए क्यों मारिएगा? क्योंकि आप एग्जाम 2 चैनल से पढ़ते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा कि लेह लद्दाख हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उड़ीसा में प्रस्तावित सेमीकंडक्टर परियोजना में कुल कितना निवेश किया जाएगा। आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा क्या कर रहा है, 1.3 अरब डॉलर, ऑप्शन बी में है 2.3 अरब डॉलर और ऑप्शन सी जो है 3.3 अरब डॉलर और ऑप्शन डी जो है 4.3 अरब डॉलर। तो याद रखिएगा यह जो है 3.3 अरब डॉलर जो है यह समझौता किया गया। किसके द्वारा? तो ये उड़ीसा के द्वारा समझौता किया गया। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि ये क्या है भाई परियोजना। याद रखिएगा यह एक सेमीकंडक्टर परियोजना है और ये भारत में यानी कि जो दूसरे देशों से हमारे भारत जो है चिप जो मंगाता था, अब उस सेमीकंडक्टर का उपयोग यानी कि उसका निर्माण जो है भारत में किया जाएगा और ये सबसे बड़ी उपलब्धियां हासिल किया जा रहा है। और उड़ीसा को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की प्रयास किया जा रहा है और वहां के मुख्यमंत्री और एक अमेरिका की जो कंपनी है उसके द्वारा समझौता किया गया है। तो आइए वो कंपनी कौन सी है और ये कहां पर खुल रहा है, कितने रुपए के लागत से खुल रहा है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यह जो उड़ीसा में खुल रहा है ये भी आपको यहां पर भाई तो ओडिशा में खुल रहा है, ठीक है। ओडिशा में एक खुदरा जगह कौन सा भाई, तो खुदरा जगह है, वहीं पर जो है ये सेमीकंडक्टर की कंपनियां बैठेगी, आपको नोट कर लेना है, ठीक है। और एक अमेरिका की जो कंपनी है कौन है भाई, तो अमेरिका की कंपनी जो है याद रखिएगा इंटेल कॉर्पोरेशन 3D ग्लास सॉल्यूशन, ठीक है। ये कंपनी जो है इन्हीं कंपनी के द्वारा जो है ये समझौता किया गया है। कितने में भाई, तो 3.3 अरब डॉलर में। अब कहा जा रहा है कि ये भारत में ही क्या किया जाएगा, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, मोबाइल और 5G कितना भाई, तो 5G डाटा सेंटर, ठीक है, डाटा सेंटर और अन्य उपकरण में जो चिप्स लगाया जाता है उसका निर्माण जो है अब यहीं पर किया जाएगा। कहां पर, तो खुदरा क्षेत्र में किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कि लगभग जो है इसमें जो है 1800 लोगों को जॉब मिलेगा, ठीक है भाई। चलिए भाई जॉब दीजिए, जॉब की जरूरत है सबको, ठीक है। तो 1800 लोगों को क्या होगा कि जॉब मिलेगा। साथ ही साथ जो है यहाँ के जो सीएम है कौन है भाई, तो मोहन चरण मांझी जो है इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है कि समझौता किया गया है कि भाई आइए हमारे राज्य में आप जो है सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाइए और जो है लोगों को रोजगार भी मिलेगी। तो ये जो सीएम कौन, मोहन चरण मांझी जो है इनके द्वारा समझौता किया गया। तो ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए तो ये सबसे बड़ी उपलब्धियां है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है भाई, और थोड़ा सा देखते हैं आगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा कि हमारा सी हो जाएगा, ये आपको नोट कर लेना है। अब देखिएगा उड़ीसा की बात करेंगे, ये क्या हो गया भाई कि उड़ीसा हो गया, ठीक है। ओडिशा अब नाम तो चेंज हो गया है जी, तो चलिए ओडिशा हो गया। अब ये ओडिशा के इतिहास के बारे में हम लोग थोड़ा देखें। कभी कभी आपसे पूछ देता है कि राज्य कह देता है कि बताइए उड़ीसा राज्य से कौन कौन सा राज्य सटा है, उसके बारे में बता दिए। तो आप क्या करते हैं, अंगुली पे गिनने रहते हैं, सीधे आप मैप पर भागिएगा और देखिएगा क्या करते हैं। चलिए उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर में कौन है भाई, तो झारखंड है। झारखंड के सीएम कौन है भाई, तो हेमंत सोरेन है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये झारखंड है। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछता है कि उत्तर पश्चिम की बात करेंगे या पश्चिम में या दक्षिण में, ये भी आपको बताना है। तो ये देखिएगा उत्तर पूरब में कौन से भाई, तो उत्तर और पूरब में कौन है, तो पश्चिम बंगाल है।
वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल याद रखिएगा। लेकिन आपको पूरब में पूछेगा कि पूरब में क्यों नहीं बताएं, तो पूरब में बताएंगे। पूरब में क्या है कि यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर तैरना जाना है जी आपको, तो यहाँ पर कौन है भाई, तो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है, ये भी आपको नोट कर लेना है। चलिए अगर जब बात करेंगे तो दक्षिण में कौन है, तो दक्षिण में याद रखिएगा आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और यहां पर पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ या सबसे बढ़िया आप नाम सुने होंगे। एक रिपोर्ट हम पढ़े थे, उस रिपोर्ट में देखा गया कि 64 से 65% जो वहां की महिलाएं हैं वो अपने पति की बात मानती है। अगर जब पति बोल देंगे आज मुर्गा कटेगा तो कटेगा, खसी कटेगा तो कटेगा, यानी कि इस रिपोर्ट में दिखाया गया था। मैंने ये मत कहिएगा कि खसी कटेगा, लेकिन वहां के जो औरतें हैं अपने पति को बात मानती हैं, वो जैसे पतिदेव उनके कहते हैं वैसे वहां की महिलाएं जो करती है। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, है ना जी। तो याद रखिएगा पश्चिम में कौन है, तो भाई छत्तीसगढ़ याद रखना है आपको। चलिए अब थोड़ा सा उड़ीसा का इतिहास और जानते हैं कि उड़ीसा जो है ये पहले दोनों, उड़ीसा और बिहार, कौन है भाई, तो उड़ीसा और बिहार, बिहार जो है ये दोनों के दोनों जो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते थे। किसके भाई, तो बंगाल प्रेसिडेंसी जो है उसी के अंतर्गत आते थे। लेकिन 1912 में, कब भाई, तो 1912 में क्या होता है, ये दोनों वहां से अलग कर दिया जाता है, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी से ये दोनों अलग हो जाते हैं। और अलग होने के बाद साथ में रहते हैं, कहां भाई, तो साथ में रहते हैं। हमारे बिहार यहाँ की तो खासियत है कि दोनों अलग होने के बाद भी लोग एक साथ रहते हैं, चुपके चुपके मिलके, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो फिर ये जो है 1936 में क्या होता है, उड़ीसा जो है फिर बिहार से अलग हो जाता है। तो आपसे जो है कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि उड़ीसा से बिहार कब अलग हुआ, तो ये आप याद रखिएगा, बीपीएससी एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है। तो 1936 में ये अलग होता है, किस आधार पर, तो भाषा के आधार पर। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग भाषा के आधार पर क्या से क्या हो जाता है, ठीक है। तो भाषा के आधार पर, ये भाषाई आधार पर उड़ीसा जो है चेंज हो जाती है, कब, तो 1936 में। और इन जो 1 अप्रैल 1936, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, 1 अप्रैल 1936। तो आइए हम लोग उड़ीसा के बारे में भी बहुत कुछ जाने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अब आइएगा। कह रहा है कि भारत सरकार ने हाल ही में कितने नए सेज पुडुचेरी में मंजूरी दिया है, यानी कह रहा है कि बताइए सेज जो है जो घोषणा किया है वो कितना किया है। तो आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में 1 नंबर, 2, 3, 4, तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो 2 ऐसे क्षेत्र को केंद्र सरकार के द्वारा जो है सेज घोषित कर दिया, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको बोला जाता है वो घोषित कर दिया, ठीक है। याद रखिएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी कि हम इसको कह सकते हैं, याद रखिए क्या भाई, तो स्पेशल इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक जोन, ठीक है, या विशेष आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, ये घोषित कर दिया गया। अब देखिएगा ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है कि जैसे कि कोई भी क्षेत्र पिछड़ा वर्ग होता है, यानी कि पिछड़े हुए रहता है, वहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो सरकार क्या करती है कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर देती है। और वहां पर कहती है कि कोई भी कंपनी, यानी कोई भी लोग है रोजगार करना चाहता है या कंपनियां वगैरह खोलना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, वहां पर जा सकता है। कहां पर जा सकता है, तो याद रखिएगा उस क्षेत्र में जा सकता है। और उस क्षेत्र में जाने के बाद क्या करेगा कि भाई कहेगा कि आइए आप कंपनियां वगैरह खोलिए। सरकार कहती है कि जाइए वहां पर कंपनी खोलिए, आप रोजगार करिए, ठीक है, कुछ भी करिए, गाय भैंस पालिए, खटाल खोलिए या कंपनी खोलिए, दूध डेयरी खोलिए, माने कोई भी बिजनेस करिए, बिल्डिंग बनाइए, क्या कुछ भी करिए, मोटरसाइकिल बनाइए, टायर बनाइए, सब कुछ बनाइए। हम आपसे क्या करेंगे, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेंगे। यानी कि अब दूसरे राज्यों में अगर जो आप जो कंपनियां वगैरह खोलते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है कि आपसे टैक्स लेती है और उसी टैक्स से क्या करती है, क्षेत्र का विकास करती है। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट कह रही है कि भाई साहब आइए यहां पर आप क्या करिए कि हम जो ये क्षेत्र घोषित किया है इस क्षेत्र में आप जाइए, कंपनियां वगैरह खोलिए, हम आपसे क्या करेंगे, कोई टैक्स नहीं लेंगे। कह रहे हैं कि भाई कोई टैक्स जो है वो नहीं लगेगा, ठीक है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो याद रखिएगा विदेश से भी कंपनियां क्या करती है, यहां पर आती है। भारत के भी जो भी कंपनियां हैं वो दौड़ कर यहां पर जाएगी और जाने के बाद जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ था अब वो क्या होगा
कि वहां पर जब टैक्स नहीं लगेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार जब मिलेगी तो वहां के लोगों को क्रय शक्ति बढ़ेगा, परचेजिंग पावर जो होती है वो लोगों को खरीदने की शक्ति अंदर बढ़ेगी, महंगा महंगा गाड़ी खरीदेंगे, घर बनाएंगे, ठीक है, वहां पर बढ़िया बढ़िया मार्केटें बन जाएंगी, लोग जाएंगे घूमने फिरने के लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं से रोजगार भी मिलेगा। तो अब यहाँ पर केंद्र सरकार कहती है कि ये जो हम जो सेज जो है यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित जो की है, यहाँ पर लगभग जो है 5,000 लोगों को जॉब मिलेगा। कितने? तो 5,000 लोग जो है उनको जॉब मिलेगा, ये भी कहा जा रहा है। साथ में गवर्नमेंट कह रही है कि हम अभी फिलहाल जो है 1975 करोड़ रुपए जो है हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं, ठीक है, इसको डेवलप करने के लिए। ठीक है, नहीं समझे तो आसान भाषा में समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि ये मान के चलिए ये 3 भाई हैं। कौन भाई है? 3 भाई। कितने भाई हैं? तो ये एक भाई हो गए, ये एक भाई हो गए और ये एक भाई हो गए। 3 भाई हैं, ए हो गए, बी हो गए और ये सी हो गया। देखा गया कि ये दोनों भाई जो है ये दोनों के दोनों बहुत पैसे वाले, इनके पास अपार संपत्ति है, लेकिन ये तीसरा इस जो भाई है उसके पास संपत्ति नहीं है। ये दोनों के दोनों जो है मन अरबपति खरबपति हो गए हैं, लेकिन ये बेचारा जो है हजरिया पति भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये दोनों के दोनों एक दिन सोया था, सो के उठा जब तो बोला कि हमारा भैया जो है ना बहुत पिछड़ा हो गया है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इससे जो है ना पत्नी से चुपे चोरी 10,000 रुपया चाहे 10 लाख रुपया दे देते हैं और कहते हैं कि तुम लो कोई बिजनेस वजनेस करो, कंपनी वगैरह खोल लो, ठीक है, और तुम ही क्या करो कि अपना विकास करो, तुम अपने बाल बच्चा वगैरह को पढ़ाओ। ठीक है, तो वो क्या किया भाई, जब इसको ये पैसा इसको दिया गया तो ये भी कंपनी वगैरह खोला, बहुत आगे बढ़ गया, ये भी बराबरी में आ गया। तो यानी कहीं ना कहीं इसका भी विकास हो गया। विकास हुआ कि नहीं हुआ? याद रखिए कि वैसे क्षेत्र जो विकास नहीं हुआ तो वहां पर गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, कंपनियां वगैरह खोलने के भेज देती है और उसे टैक्स वगैरह नहीं लेती है, उसी को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। जैसे कि गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, देखिएगा पूरा डेवलप हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है। चलिए अब देखिएगा ये सेज जो होता है ये किस एक्ट के माध्यम से आया था, तो ये भी आपको याद रखना कौन सा एक्ट है। तो ये आप पूछिए 2005 में आता है भाई, ठीक है, लेकिन लागू कब होता है तो याद रखिएगा लागू जो होता है वो 2006 में होता है। तो यही रहा सेज, आप समझ जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा, पुडुचेरी। लेकिन अब पुडुचेरी की बात जब हम कर लिए थोड़ा सा आगे हैं तो याद रखिएगा पुडुचेरी एक ऐसा क्षेत्र है, ठीक है, ये पुडुचेरी जो है एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पर 4 जिले हैं, लेकिन इसमें से देखा जाए इसका जिला जो है अलग अलग राज्यों में है। कौन कौन से राज्यों में है देखा जाए, यहाँ की बात करेंगे तो याद रखिएगा एक कराईकल पड़ता है, कराईकल, ठीक है, ये भी जो है ये तमिलनाडु में ही। और पुडुचेरी की बात करेंगे, कौन है भाई? तो पुडुचेरी, ये भी आपको तमिलनाडु में ही मिलेगा। और यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश पड़ता है, तो यहाँ पर कौन है? यनम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक जिला और है, वो कौन सा भाई? तो यहाँ पर एक केरल पड़ता है, ठीक है, तो केरल में एक माहे जिला पड़ता है, माहे, तो वो जो है अलग तीनों के तीनों राज्य में हुआ कि ना, केरल में भी आ गया एक माहे, और जो है इधर आपका तमिलनाडु में, और जो है आपका आंध्र प्रदेश में, ये भी आपको याद रखना है। तो वो पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जिला देखा जाए तो 3 राज्यों में है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है। वहां का सीएम कौन है? तो एन रंगासामी है। याद रखिएगा पुडुचेरी के सीएम अगर जो आपसे पूछ देगा तो कौन है? तो एन रंगासामी जो है यहाँ का सीएम है। यहाँ पर विधानसभा का सीट कितना है? तो याद रखिएगा 30 विधानसभा। लोकसभा अगर जो पूछ देता है कब हो तो 1 हो। राज्यसभा अगर जो पूछ देता है कितना है तो याद रखिएगा 1-1 सीट है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एनएफएचएस 6 रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र में सुधार दर्ज किया गया है? आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया है। कुपोषण में वृद्धि, टीकाकरण में कमी, स्वास्थ्य बीमा कवरेज में वृद्धि, स्वास्थ्यगत प्रसव में कमी। तो याद रखिएगा ये स्वास्थ्य बीमा कवरेज में जो है ये जो है वृद्धि की बात किया गया है। अब सुनिएगा ये क्या है भाई, ये रिपोर्ट जो होता है कब का ये रिपोर्ट है? तो 2023-24 का रिपोर्ट है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 2023-24 का ये रिपोर्ट है। और यानी कि नेशनल फैमिली, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और ये जो होता है ये रिपोर्ट जो है जैसे कि कुपोषण हो गया, कुपोषण, ठीक है, उसके बाद की बात करेंगे आपका कुपोषण हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य हो गया, मृत्यु हो गया,
उसके बाद जो है स्वास्थ्य हो गया, मृत्यु हो गया, उसके बाद जो है महिला महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, ठीक है। और उसके बाद जो है परिवार नियोजन, परिवहन, ये सभी जो है रिपोर्ट जो है ये इसके द्वारा जारी किया जाता है, इसके बारे में जारी किया जाता है, ठीक है। तो अब ये रिपोर्ट जारी किया गया, इसको नोट कर लीजिएगा। तो जब यह रिपोर्ट जब जारी किया गया तो इस रिपोर्ट में देखा गया है कि सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा अगर जो देखा जाए तो घरेलू हिंसा की बात करेंगे। घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा जो है 29.2% से 29.3% से घटकर कितना हो गया, तो 22.2% जो है हो गया है। ये हिंसा जो है घरेलू हिंसा जो होता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर जो आपसे पूछ देता है कि सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा याद रखिएगा तो कहां पर है भाई, तो घरेलू हिंसा बिहार में आपको देखने को मिलेगा। बिहार में कितना, तो 36.1% जो है आपको सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा, ठीक है, यहाँ पर होता है भाई घरेलू हिंसा, इसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है। चलिए अब याद रखिएगा घरेलू हिंसा जब सास पतोह से लड़ाई, जब पतोह को सास से लड़ाई हो जाता है, ननद को भौजाई से लड़ाई हो जाता है, सबसे एकदम क्रांति चलते ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता, हर घर की एक कहानी है, चलता ही रहना चाहिए। चलिए उसके बाद देखा गया कि इसमें जो है लगभग एक रिपोर्ट और देखा गया कि बाल विवाह की बात करेंगे। कौन सा भाई, तो बाल विवाह। बाल विवाह सबसे ज्यादा जो है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में देखा गया। दूसरे स्थान पर यानी कि 36.6% जो है यहाँ पर देखा गया। लेकिन बिहार की बात करेंगे, ये भी पीछा क्यों हटेगा, बिहार कहा कि हम भी आप ही के साथ ही हैं, ठीक है। तो ये कितना है, तो बिहार 34.4% जो है बिहार में है बाल विवाह को। सबसे कम अगर जो बाल विवाह अगर जो बात करेंगे तो याद रखिएगा भाई, पढ़ा लिखा वो राज्य है, कौन है भाई, तो केरल। केरल जो है यहाँ पर देखा गया कि बाल विवाह जो है 2.9% जो है यहाँ पर बाल विवाह है, ठीक है। घरेलू हिंसा के आप बताएं सबसे कम अगर जो घरेलू हिंसा अगर जो आपसे पूछ देता है तो हिमाचल प्रदेश में 4.92% जो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस रिपोर्ट में देखा गया, इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा मोबाइल का उपयोग अगर जो बात करेंगे तो महिलाओं की बात करेंगे। कितना बढ़ गया इंटरनेट का उपयोग कर रही है भाई, तो याद रखिएगा 64.3% जो है महिला की बात करेंगे। महिला जो है वो मोबाइल इंटरनेट का उपयोग कर रही है, बैठे हुए आला पाला भर पे डाला, खाए पिए सूत गए, बुरा ना मानिए, ठीक है। उसके बाद जो है हर घर की कहानी सीरियल देख रहे हैं, सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी सास थी, ये सभी सीरियल वगैरह चल रहा है। तो अब इस रिपोर्ट में देखा गया कि सबसे ज्यादा जो है इंटरनेट का उपयोग भी होने लगा है। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि 7% मोटापा बढ़ा है, किसमें बढ़ा है, तो महिलाओं में बढ़ा है, ठीक है। महिला जो है खा पी के बैठ जा रही है, अब क्या होगा भाई, तो महिला मोटा भी जा रही है, ठीक है। तो 7% महिलाओं में मोटापा देखा गया है, ये भी नोट कर लीजिएगा। WHO की अगर जो बात करें, WHO ने इसने क्या किया है कि भाई मोटापा को एक बीमारी घोषित कर दिया है, बीमारी घोषित किया है, WHO के द्वारा घोषित कर दिया गया, ये भी नोट कर लेना है। अब एक और है 54.4% की बात करेंगे तो इसमें देखा गया कि सबसे ज्यादा जो महिलाओं के प्रसव होता है यानी कि डिलीवरी जो कराया जाता है वो सरकारी अस्पतालों को छोड़कर निजी हॉस्पिटल जो है उसमें लोग जा रहे हैं। और उसमें देखिएगा निजी अस्पताल में जब भी लोग जाता है तो डॉक्टर एक ही बात कहता है कि बच्चा जो है उल्टा हो गया, उसका टंगड़ी मुंह में चला गया, पेट में पैखाना चला गया, मुंह में पैखाना चला गया, बहुत तरह के 10 गो बात करेगा। और आप क्या होता है कि डर जाते हैं, डरने के बाद कहते हैं कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दीजिए। अब ये भी कहा जाता है कि नहीं कराइएगा तो बच्चा मर जाएगा, तो माई मर जाएगी ना तो बच्चा बच जाएगा। बहुत से ऐसे कंडीशन अप्लाई हो जाता है और लास्ट में एक ही उपाय होता है कि ऑपरेशन करके दिखाया जाता है कि लीजिए आपका दोनों के दोनों बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखा गया 54.4% लोगों ने ऑपरेशन जो है यहाँ पर बच्चा को प्रसव जो है ऑपरेशन करा कर किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा कहीं ना कहीं जो एक सवाल भी उठ रहा है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में जो है ये सब कुछ बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण तटीय रेलवे भारत का वो कौन सा जोन बनेगा। तो आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो याद रखिएगा वो कौन सा जोन बनेगा, तो 18वां जोन बन जाएगा, ठीक है। तो 18वां जोन बनेगा, तो ये भी आपको याद रखना। दक्षिण तटीय रेलवे, इसका मुख्यालय अगर जो आपसे पूछ देता है कि बताइएगा मुख्यालय कहां पर है, तो विशाखापट्टनम में है, ठीक है। विशाखापट्टनम में इसका मुख्यालय है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। उसके बाद रखिएगा दक्षिण पूर्व रेलवे,
और साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल रेलवे जो है उसको क्या किया गया है, इसको काट कर बनाया गया है, उस जोन को क्या किया गया है, काट कर बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसका कहां पर मुख्यालय हो गया, तो याद रखना है कि विशाखापट्टनम है। भारत में देखा जाए तो 18 जोन हो गया है। अगर जो हम बात करेंगे एक जोन और शामिल करते हैं हम, वो जोन कौन सा है, तो कोलकाता मेट्रो। ठीक है, कोलकाता मेट्रो है। ठीक है, तो ये कोलकाता मेट्रो को अगर जो शामिल करते हैं तो टोटल हमारे पास कितना हो जाता है, तो 19 हो जाता है, ये भी याद रखना है। अगर जो आपसे पूछ देता है कि रेलवे बोर्ड जो है, ठीक है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब होती है, तो याद रखिएगा 1905 में होती है, कर्जन के समय। ठीक है, साथ ही साथ अगर जो भारत में रेलवे कब चलाई गई थी, याद, लेकिन रेलवे बोर्ड का अभी सीईओ कौन है, तो याद रखिएगा सतीश कुमार है, सतीश कुमार है, नोट कर लीजिए। वर्तमान में रेलवे बोर्ड की भारत में कब चलाई गई थी, तो 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था। कहां से कहां चलाया गया था, तो मुंबई से ठाणे के बीच चलाया गया था, ये भी आपको बता देते हैं। कितना किलोमीटर चलाया गया था, तो 34 किलोमीटर चलाया गया था। किसके समय चलाया गया था, तो डलहौजी के समय चलाया गया था। ठीक है, डलहौजी के समय चलाया गया था, ये भी आपको नोट करना। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, सब कोई जानता है, जिसके शासनकाल में रेल धाए धाए लड़े, वही सी का नाम है वैष्णव वैष्णवी। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा, आप इसके बारे में भी जान गए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तेलंगाना का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ, तो आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, तेलंगाना गठन अधिनियम 2013 और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 और संघीय संघ अधिनियम 1947। तो याद रखिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम कब, तो 2014 में जो है इस अधिनियम के तहत किया गया। याद रखिएगा ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के दोनों साथ में थे। कौन भाई, तो आंध्र प्रदेश हो गया, और तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग होता है, तो याद रखिएगा 2 जून 2014 को क्या होता है, कि 2014 को क्या होता है कि अलग हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 2 जून 2014 का अलग होता है, लेकिन ये साथ ही में इन लोगों का राजधानी कहां पर रहता है, तो हैदराबाद में रहता है। ठीक है, हैदराबाद में जो है इन दोनों की राजधानी रहती है, और कहा जाता है कि लगभग 10 साल तक साथ में आपकी राजधानी रहेगी। लेकिन ये 10 साल 2024 में क्या होता है कि पूरा हो जाता है, 2024 में पूरा हो जाता है, और दोनों की अब राजधानी जो है अलग अलग हो जाती है। तो अब आइएगा हैदराबाद की अगर जो बात करेंगे कि तेलंगाना जो है, याद रखिए कौन भाई, तो तेलंगाना जो है इसकी राजधानी कहां पर है, तो ये हैदराबाद में है। ठीक है, और वहीं पर अगर जो पूछ दे कि आंध्र प्रदेश के कहां पर है, तो अमरावती है। तो ये दोनों की राजधानी क्या है, अलग अलग हो गई है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्य कोई गठित हुआ था, तो वो कौन था भाई, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। कब हुआ था बाबू, तो 1956 में हुआ था। ठीक है, इनकी राजधानी के भी बारे में जान गए। अब आते हैं कि ये जो वर्तमान में इसका पहला सीएम कौन हुआ था तेलंगाना के, तो याद रखिएगा के चंद्रशेखर। कौन भाई, चंद्रशेखर जो है ये पहला सीएम हुए। तो वर्तमान में अगर जो आपसे पूछ देता कि वर्तमान में कौन है, तो रेवंत रेड्डी, रेवंत रेड्डी जो है वर्तमान में। अगर जो आंध्र प्रदेश का सीएम अगर जो आपसे आंध्र प्रदेश का अगर जो सीएम पूछ देता है, तो कौन है, चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो ये हमारा जो पूछ रहा था उसके बारे में हम लोग देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए आज तक हमारा यही तक क्वेश्चन है। अगर जो आपको किसी भी प्रकार को अगर जो आपको लगे कि हाँ इसमें चेंजिंग वेंजिंग करना चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहिए, तो आप जो है हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर छोटा मोटा कोई भी गलतियां हो तो आप सुधारने के लिए हमको मौका दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।